हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से हम उसकी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब खिलजी वंश का पतन हुआ तो खिलजी वंश के पतन के पश्चात दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने शासन स्थापित किया और तुगलक वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तुगलक सुल्तानों को करोना तुर्क भी कहते हैं क्योंकि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के जो पिता थे वो तुर्क थे, लेकिन उनकी माँ एक भारतीय हिंदू महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक एकमात्र ऐसा दिल्ली सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब है काफिरों का वध करने वाला, और उसने जो ये उपाधि धारण की वो उसने मंगोलों का बड़ी संख्या में वध किए जाने के फलस्वरूप धारण की थी। सुल्तान बनने से पूर्व वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। अगर बात की जाए तुगलक वंश के प्रमुख शासकों की, तो तुगलक वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तुगलकों ने एक तरफ जहां सैनिक विजयों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वहीं उन्होंने प्रशासनिक सुधारों पर भी बहुत ध्यान दिया और उनके समय में सल्तनत की जो शक्ति और समृद्धि थी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन इसके साथ ही सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई और गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल माना जाता है वो 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक माना जाता है। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात जो उसका पुत्र था जूना खां, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक का माना जाता है और जो मोहम्मद तुगलक था वो एक विवादास्पद शासक माना जाता है। वो ज्योतिष, गणित, विज्ञान समेत बहुत सारी विद्याओं में पारंगत था और दिल्ली के समस्त सुल्तानों में वो सर्वाधिक कुशाग्र, बुद्धि संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, कला प्रेमी और अनुभवी सेनापति था। मोहम्मद तुगलक नवीन विचारों और प्रयोगों में अपनी गहरी दिलचस्पी रखा करता था और जो उसका राजनीतिक उद्देश्य था वो था राज्य को विघटनकारी तत्वों से बचाना, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित करना, सुल्तान की शक्ति में वृद्धि करना और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना था। वो साम्राज्य विस्तार की भी अपेक्षा रखता था और उदार धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थक था। उलेमा की कट्टरवादी नीति और सूफियों के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल सहमत नहीं था और वो विदेशों के साथ भी घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संपर्क स्थापित करना चाहता था। राजकीय सेवाएं वो योग्यता के आधार पर देना चाहता था, ना कि कुलीनता के आधार पर, और अपने आदर्शों के अनुकूल ही फिर मोहम्मद तुगलक ने अपनी गृह और विदेशी नीति का निर्धारण किया। मोहम्मद बिन तुगलक नवीन प्रयोगों का समर्थक था और नए प्रयोगों के जरिए सुधार करने के उद्देश्य से उसने बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया, लेकिन उसकी जो योजनाएं थी वो विफल हो गई और उसकी विफलताओं के कारण उसे इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख कहा जाता है और यहाँ तक कि उसे पागल भी कहा गया। जो इतिहासकार एल्फिंस्टन थे उन्होंने उसे पागल कहा था, लेकिन उसकी जो योजनाएं थी उनकी विफलताओं में जो दोष था वो उसके व्यक्तित्व का नहीं था बल्कि क्रियान्विति का था। और हमें उसकी योजनाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है इब्न बतूता के ग्रंथ रहला, इसामी के ग्रंथ फुतूह सलातिन और जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख़े फिरोजशाही से। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की। तो जो सबसे पहली योजना थी उसकी वो थी दोआब में कर वृद्धि की और यह उसने 1326 से 1327 ईस्वी में लागू की और अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद तुगलक ने राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी और बर्नी के अनुसार ये जो वृद्धि की गई थी वो 10 से 20 गुना की गई थी, क्योंकि वहाँ के जो किसान थे
वो बढ़ी हुई कर की मात्रा का भार उठा सकते थे, क्योंकि यहाँ की जो भूमि थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। लेकिन उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया और इससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों ने अकाल के बावजूद जबरन कर वसूला और उनके जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की ये जो योजना थी वो असफल रही। हालांकि जब मोहम्मद तुगलक को वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसने अकाल पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। उसने कुएं खुदवाए तथा रन बढ़ाए, लेकिन यह राहत कार्य बहुत देर से किए गए और उस समय तक हजारों किसान उजड़ चुके थे और जो सामान्य राजस्व प्राप्त होता था वो सामान्य राजस्व भी प्राप्त नहीं हो पाया। मोहम्मद बिन तुगलक की जो अन्य योजना थी वो थी दीवाने को ही, यानी कि कृषि विभाग की स्थापना या उसका निर्माण। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सरकारी देखरेख के अंतर्गत राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करने की योजना का निर्माण किया और इस हेतु उसने दीवाने को ही यानी कृषि विभाग नामक एक नए विभाग का निर्माण भी किया। इस कार्य के लिए उसने सबसे पहले 60 वर्ग मील भूमि का एक विशाल क्षेत्र चुना और उसको उपजाऊ बनाकर उसमें विभिन्न फसलें बदल बदल कर बोने का निश्चय किया गया। तो ये जो भूमि का विशाल क्षेत्र था वो लगभग बंजर था। यह भूमि कृषि के लिए गरीब लोगों को दी गई और इस हेतु राजकोष से 70 लाख टन के ऋण के रूप में 2 वर्षों में उन लोगों को दिए गए। उनकी देखरेख के लिए 100 शिकदारों और 1000 सवारों की नियुक्ति भी की गई और इस योजना के लिए जो समय निर्धारित किया गया वो 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया। लेकिन सुल्तान की जो ये योजना थी वो पूरी तरह से असफल रही और बर्नी के कहता है कि 3 वर्षों में कृषि के अंतर्गत 60 वर्ग मील भूमि का 100वां या 1000वां भाग भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सका। और इस योजना की असफलता का जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि योजना के लिए जो धन निर्धारित किया गया था उस धन को भ्रष्ट पदाधिकारियों ने और किसानों ने हड़प लिया और प्रयोग के लिए चुना गया जो भू क्षेत्र था वो भी अनुपजाऊ था और जो 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था वो भी कम था और उसमें ठोस परिणाम की आशा करना व्यर्थ था। मोहम्मद बिन तुगलक की जो अन्य प्रमुख योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन की और यह उसने 1326 या 1327 ईस्वी में बनाई थी और गद्दी पर जब वो बैठा तो उसने ये अनुभव किया कि दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद या देवगिरी को राजधानी बनाना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा और इसके पीछे उसे बहुत सारे कारण नज़र आए। जैसे दौलताबाद जो था वो साम्राज्य के केंद्र में स्थित था और उत्तर पश्चिम सीमा से दूर होने के कारण दिल्ली जैसा इस पर मंगोलों के आक्रमण का भी भय नहीं था। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया है कि सुल्तान ने दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों से प्रतिशोध लेने के लिए राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई, लेकिन ये तर्क बेबुनियाद है। वस्तुतः जो मोहम्मद तुगलक था वो राजधानी परिवर्तन के द्वारा दक्षिण पर अपना प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। दक्षिण जो अब दिल्ली सल्तनत का एक अंग बन चुका था अभी भी असुरक्षित उसे लगता था और इसीलिए वहाँ वो एक शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक मानता था और साथ ही सुल्तान दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति को भी विकसित करना चाहता था। तो यह योजना सुल्तान की राजनीतिक सोच का परिचायक थी, न कि उसकी मूर्खता का। जब इस योजना को मूर्त रूप देने का समय आया तो उसने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए और दिल्ली से दौलताबाद के मध्य 2 मील की दूरी पर उसने विश्रामालय बनाए और यात्रियों की सुविधा का प्रबंध किया। 1326 ईस्वी में दिल्ली वासियों को दौलताबाद जाने का आदेश हुआ, लेकिन दौलताबाद पहुंचने के पूर्व मार्ग में ही बहुत सारे व्यक्ति और मवेशी मर गए। दौलताबाद पहुंचकर सुल्तान ने जब ये देखा कि दक्षिण से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करना ज़्यादा कठिन था तो उसने पुनः वापस दिल्ली लौटने का निश्चय किया और इस क्रम में दिल्ली का जो वैभव और गौरव था वो क्षतिग्रस्त हो गया। सुल्तान द्वारा इस योजना को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं करने के कारण उसकी ये योजना असफल हो गई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भारत में आगे
राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। सुल्तान की जो ये योजना थी उसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले, और इसका जो तात्कालिक परिणाम था वो था सुल्तान की अलोकप्रियता और इसके विरुद्ध बढ़ता जनाक्रोश। दूसरा जो दूरगामी परिणाम था वो अधिक महत्वपूर्ण था, और इस योजना के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ और इसने अंततः बहमनी राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राजधानी परिवर्तन के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक की जो अगली विवादास्पद योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का चलाना, और यह उसने 1329 या 30 ईस्वी में लागू की। और सांकेतिक मुद्रा चलाने के बहुत सारे कारण थे, जैसे राजकोष में बहुमूल्य धातुओं सोना चांदी की कमी हो गई थी और इसलिए उसने कम मूल्य वाले धातुओं के सिक्के चलाने की योजना बनाई। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा जारी करने का एक कारण यह भी था कि चौथी शताब्दी में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। तो मोहम्मद तुगलक ने इस घटना से निपटने के लिए चीन और ईरान में जिस तरह से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था उसी आधार पर भारत में भी सांकेतिक मुद्रा चलाई। बर्नी का मानना है कि सुल्तान को अपने सैनिक अभियानों के लिए अधिक सेना गठित करने के लिए धन की ज़रूरत थी, और साथ ही सुल्तान की उदारता और अपव्ययता से खजाना खाली हो गया था और इसीलिए उसे सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने संभवतः कांसे के सिक्के चलाए और जिसका मूल्य चांदी के रुपए टंके के बराबर हुआ करता था। सुल्तान का यह एक नया और क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता था, जिसके द्वारा उसने राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की, लेकिन यह योजना भी उसकी असफल हो गई। और इसका जो कारण था वो यह था कि लोगों ने सोने चांदी के सिक्कों को सुरक्षित कर लिया और कांसे के सिक्के के रूप में ही वो अब लगान इत्यादि चुकाने लगे। सिक्का ढलवाने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से बहुत सारे जाली टकसाल बन गए और सब जगह कांसे के सिक्के ही नज़र आने लगे। इन सिक्कों का अवमूल्यन हो गया, व्यापारियों ने भी अब इसे लेना बंद कर दिया और उग्र प्रवृत्ति वाले जो लोग थे उन्होंने प्रतीक मुद्रा से हथियार और युद्ध सामग्री खरीदकर जमा करना आरंभ कर दिया। विदेशी व्यापारियों द्वारा भारत में माल लाना बंद कर दिया गया और इससे आयात में बहुत भारी कमी आई और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। बाध्य होकर सुल्तान ने इसे बंद करने का निश्चय किया। कांसे के सिक्कों को राजकोष में वापस जमा कर लिया गया और कांसे के सिक्कों के बदले में सोने चांदी के सिक्के लोगों को दिए गए। तो सुल्तान की जो ये नीति थी वो अब और अधिक घातक सिद्ध हो गई और बाजार का सारा सांकेतिक सिक्का राजकोष में चला आया और राजकोष का जो धन था वो बाहर चला गया। अगर सुल्तान ने जाली सिक्कों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया होता तो उसकी ये योजना विफल नहीं हुई होती। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खुरासान की विजय योजना भी बनाई गई। खुरासान का जो अत्याचारी शासक था अबू सईद, उससे दुखी अमीरों ने मोहम्मद तुगलक के दरबार में शरण ले रखी थी और इन अमीरों ने ही मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। तो इस पर सुल्तान ने खुरासान की विजय के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की और सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया। लेकिन वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई और इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों और मार्ग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सुल्तान ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया और उसने अगले ही वर्ष सेना को भंग कर दिया। इससे राजकोष पर भार पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराजल की विजय योजना भी बनाई और कराजल का जो हिंदू राज्य था वो हिमालय की तराई में स्थित था और यहाँ के जो हिंदू शासक थे वो सल्तनत के विरोधियों को शरण दिया करते थे। इसीलिए मोहम्मद तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना कराजल पर आक्रमण करने के लिए भेजी और इस सेना में 1 लाख सैनिक थे। मुस्लिम सेना की इसमें विजय हुई और कराजल के राजा ने सुल्तान को कर देना भी स्वीकार कर लिया, लेकिन खुसरो मलिक ने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने तिब्बत की ओर बढ़ना शुरू किया और वहाँ पे सेना जो थी वो पर्वतीय प्रदेश में घिर गई और साथ ही बीमारी भी फैल गई और बुरी तरह से फिर वो नष्ट हो गई।
तो इब्न बतूता के अनुसार केवल 3 सैनिक ही जीवित लौट पाए और इससे जनता में सुल्तान की बदनामी हुई। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी भी योजनाएं थी वो सभी विफल हो गई। और इनकी विफलता इसलिए नहीं हुई कि इन योजनाओं में कोई गड़बड़ी थी या उनका उद्देश्य गलत था, बल्कि इनकी विफलता का जो कारण था वो सुल्तान की लापरवाही थी। और मोहम्मद बिन तुगलक किसी भी योजना के कार्यान्वयन पर पूरा निगरानी नहीं रख पाया। अधिकारियों द्वारा सुल्तान से पूर्ण सहयोग न करना भी उसकी कुछ योजनाओं जैसे दोआब में कर वृद्धि, कराजल विजय, दीवानी कोही की स्थापना आदि की असफलता का प्रमुख कारण बना। उसे अपनी राजधानी परिवर्तन व सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन में जनता का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए ये योजनाएं विफल रही। भाग्य द्वारा भी सुल्तान का साथ न देना उसकी असफलता का प्रमुख कारण था और दोआब में कर वृद्धि और खुरासान विजय योजनाओं की असफलता का मुख्य कारण सुल्तान का दुर्भाग्य ही था। जब मोहम्मद तुगलक तगी के विद्रोह का दमन करने के लिए गुजरात अभियान पर था, उस समय सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक मनोरंजक और विवादग्रस्त चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता है और वो योग्य होते हुए भी एक असफल शासक सिद्ध हुआ। उसे विरोधी तत्वों के मिश्रण वाले चरित्र का भी व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन ये कहना उचित नहीं है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र में हमें विरोधी तत्व अवश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन वे अलग अलग समय में परिलक्षित होते हैं और उसके भी स्पष्ट कारण हमें नज़र आते हैं और इसलिए हम मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी तत्वों का मिश्रण नहीं मान सकते।